नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा हमारी अर्थशास्त्र में 11वीं क्लास के लिए है उत्पादन के साधन के नियम। प्यारे बच्चों, जब भी हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। प्रायः यह देखा जाता है कि उत्पादन के जो भी इनपुट्स हैं, आ, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थिर साधन, जिनको हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते, और परिवर्तनशील साधन, जिनको हम अल्पकाल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पादन के स्थिर साधन अ, के अंदर इमारत आती है, मशीनरीज आती हैं, परमानेंट स्टाफ आता है। इसके अलावा भूमि आती है, जिसको हम अल्पकाल में नहीं बदल सकते। दूसरी ओर उत्पादन के परिवर्तनशील साधन श्रमिक हैं, जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन में कच्चा माल है, जिसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, तो उत्पादन के इन्हीं परिवर्तनशील और स्थिर साधनों, अब स्थिर साधन को तो आप बदल नहीं सकते। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को बदलना होगा। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को बदलते ही आपको विभिन्न प्रकार के चरणों से गुजरना होता है। कुछ अर्थशास्त्री इन्हें 3 चरणों में विभाजित करते हैं, कुछ इन्हें 4 में बांटते हैं और कुछ इन्हें 5 में बांटते हैं। आइए ये सब डिटेल में पढ़ने से पहले आपको हम बताएं कि किस प्रकार उत, उत्पादन फलन किसे कहते हैं और हम कौन-कौन से टर्म्स यूज करने जा रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है। क्योंकि कई अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग टर्म्स तो यूज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को उसको बताते नहीं है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक फर्म का एक निश्चित उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के इनपुट्स का प्रयोग किया करना होता है। उसमें उत्पादन के साधन और गैर साधन लागतें शामिल होती हैं। इन दोनों के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता है, जिसको हम गणितीय रूप में भी दिखा सकते हैं। और गणितीय रूप में अगर हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। क्वांटिटी यानी आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, जो परिवर्तनशील है, लैंड जो स्थिर है, कैपिटल, कैपिटल प्यारे बच्चों स्थिर भी हो सकती है और परिवर्तनशील वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, साहसी उद्यमी कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रॉ मटेरियल का की अवेलेबिलिटी कहाँ से हो रही है, कैसी हो रही है, और इस तरह इसके अलावा गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या कहती है। तो ये सारी चीजें जो है, प्रोडक्शन जो है, आउटपुट लेवल, एक सर्टेन इकाई का उत्पादन इन सारे तत्वों पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स को लगाने से फर्म को जो कुल टोटल मात्रा का प्रोडक्शन प्राप्त होता है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद द टोटल फिजिकल आउटपुट टू ईच सेट ऑफ इनपुट इज नोन एज टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, टोटल आगम मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्ट को हम नंबर ऑफ लेबर्स यूज्ड, एम्प्लॉयड से भाग दे दें तो हमें एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एआर मिल जाएगा, औसत आगम मिल जाएगा। इसके अलावा सीमांत उत्पादन, the addition to the total stock observed due to employment of an additional unit of labor is known as marginal product। प्यारे बच्चों, कुल उत्पादन में हुई वह शुद्ध वृद्धि जो हम एक अतिरिक्त श्रमिक का प्रयोग करने से प्राप्त करते हैं। जब भी हम किसी एक अतिरिक्त लेबर को लगाते हैं, एक श्रमिक की इकाई को लगाते हैं, हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है। तो कुल उत्पादन में हुई वह शुद्ध वृद्धि जो उस लेबर के लगाने के बाद हुई है, उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। और अगर इसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको कुल सीमांत लागत, सीमांत आय मिल जाएगी, एमआर मिल जाएगा, जिसे हम आगे अभी चल के पढ़ेंगे।
प्यारे बच्चों, एमपी को निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट एट nth लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1th यूनिट ऑफ लेबर आप निकाल सकते हैं। तो आपका ये बहुत सरल होते हैं, इसको अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। जहां तक लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात है, तो अल्पकाल में जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो उत्पादन के एक ही साधन को बढ़ाते हैं, एक ही प्रकार के साधन को बढ़ाते हैं, जिनको हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। अल्पकाल में हम स्थिर साधनों को नहीं बदल सकते, हम नई जमीन नहीं खरीद सकते, हम नई मशीन नहीं खरीद सकते, हम परमानेंट स्टाफ नहीं रख सकते। अगर अल्पकाल में आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो निश्चित है कि आप ज्यादा श्रमिकों को लगाएंगे, ज्यादा लेबर्स को लगाएंगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल यूज करेंगे, ज्यादा कच्चा माल यूज करेंगे और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो अल्पकाल में जब भी हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम उत्पादन के साधन के नियम की कहते हैं। उत्पादन के साधन के नियम, क्योंकि एक ही साधन को परिवर्तित किया जा रहा है। परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक और लेबर लगाते हैं तो लेबर और कैपिटल के मध्य जो संबंध है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए हम दोनों के संबंध को परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए हम परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें इसको तो बहुत सरल है। वास्तव में मैंने अभी बताया कि कुछ अर्थशास्त्री इसको 3 अवस्थाओं से मानते हैं कि हर एक उत्पादन इकाई को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, जिसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहा गया है, या नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कुछ लोग ये डिमिनिशिंग और नेगेटिव को 2 भाग में बांट देते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतभेद हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे ये 3 अवस्थाएं काफी हैं। इसके अंदर होता क्या है? प्यारे बच्चों, जैसे ही हम श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाते हैं, हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है। देखिए, एक लेबर से दो लेबर पर जैसे ही हम गए, हमारा उत्पादन 10 यूनिट से बढ़कर 22 यूनिट हो गया। अब हम एवरेज जो निकालते हैं, देखिए 10 को 1 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा, 22 को 2 से भाग दीजिए, एवरेज आ जाएगा। और एमपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं। ये n है तो ये n माइनस 1 है, यानी 11 में से आप देखिए टोटल में आप 22 में से 10 को घटा दीजिए, 12 आ जाएगा। 27 में से 22 को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। 32 में से 30 को घटा दीजिए, आपको 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप पहली स्थिति में क्या होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, जैसे ही हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं तो श्रम का विभाजन होता है, कार्य का बंटवारा होता है, और हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाता है, जिससे दुरुपयोग कम होता है, वेस्टेज कम होता है और संसाधन का अच्छा इस्तेमाल होता है। इसलिए हम उस श्रमिक पे जितना खर्च करते हैं, हमें उससे कहीं ज्यादा आय मिलती है। इसको हम उत्पादन के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम कहते हैं। इस स्थिति में आपका टीपी भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है। दूसरी स्थिति तब आती है जब एपी और एमपी कांस्टेंट हो जाते हैं, बढ़ते हैं लेकिन कांस्टेंट गति से बढ़ते हैं, और टीपी एक सीधी रेखा हो जाता है। इस तरीके से हम अगले नीचे डायग्राम में से देख सकते हैं। तीसरी और चौथी स्टेज आप देख सकते हैं कि जब टीपी तो बढ़ रहा है, 30, 32, 33 हो रहा है, लेकिन एपी क्या है, एपी भी बढ़ता है, थोड़ा हल्का हल्का होकर के बढ़ता है, और एमपी इसके डाउन होने लगता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। और एक स्टेज आती है जब एमपी नेगेटिव हो जाता है, इससे हम लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपने एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। प्रिंटिंग प्रेस में आप अकेले काम कर रहे हैं, आप ही को कच्चा माल लाना है, आप ही को कस्टमर्स से डील करना है, आप ही को प्रिंटिंग प्रेस पे काम करना है, आप ही को कंपोजिंग करनी है, आप ही को एडिटिंग करनी है, आप ही को कटिंग करनी है, आप ही को प्रिंट करने के बाद उसको बाइंडिंग भी करनी है। सारा काम आपको करना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी मशीन जो स्थिर पूंजी है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है, श्रम का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, और ऐसी स्थिति में आपके यहाँ आउटपुट का लेवल बहुत डाउन होगा। जैसे ही आप एक श्रमिक को लगाते हैं, आप देखेंगे कि आप 2 लोग हो गए,
काम का बंटवारा हो जाएगा और हर आदमी अपने अपने काम में ध्यान देगा। मशीन भी अब ज्यादा इस्तेमाल होगी, स्थिर पूंजी का भी अब बेहतर इस्तेमाल होगा। जैसे ही आप तीसरा श्रमिक लगाते हैं तो अब कंपोजिंग का भी एक आदमी मिल जाएगा, उसको भी कुछ काम मिल जाएगा। चौथा लगाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे जब 5-6 लोग आपके लग गए, एक फ्रंट डेस्क पे कस्टमर डील कर रहा असिस्टेंट है, उसका काम है ऑर्डर लेना। दूसरे का काम है ऑर्डर लेकर एडिटिंग कंपोजिंग करना। तीसरे का काम है एडिटिंग करना। चौथे का काम है प्रिंट करना। पांचवें का काम है उसको प्रूफ रीडिंग कर प्रिंट बाइंडिंग करना। और छठे का काम है कस्टमर को देना और बाहर से कच्चा माल लाना। तो इस तरीके से 6 लोग हो गए। अब आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस भरपूर अच्छी तरह के तरीके से आपकी चलेगी। तो जैसे जैसे श्रमिकों को हम बढ़ाते हैं, निश्चित है सबसे पहले हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों तेजी से बढ़ता है। दूसरी स्थिति में औसत और सीमांत उत्पादन स्थिर गति से बढ़ता है और तीसरी स्थिति में औसत और सीमांत उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन तीनों ही अवस्थाओं को हम साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं। साधन के प्रतिफल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पादन के एक ही प्रकार के साधन को हम परिवर्तित कर रहे हैं। इसको हम परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम श्रमिकों की अधिक संख्या को लगाते हैं, हम स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य निहित जो अनुपात है उसे बदल देते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए हमें इसको हम परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर डायग्राम से आप देखेंगे तो डायग्राम आपके पास है। मैंने आपको बताया था अगर क्वांटिटी से प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो TR, MR और AR मिल जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहली स्टेज में ये तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी में ये कांस्टेंट हो गया, तीसरी में ये डाउन होने लगा। इसके कुछ अगर एमपी की हम बात करेंगे, एमपी जब जहां नेगेटिव होता है वहां टीपी हाईएस्ट होता है। ये सीबीएसई क्वेश्चन बार बार पूछती है। जहां पे एमपी या एमआर शून्य होता है वहां टीआर या टीपी हाईएस्ट होता है। अब उसके बाद उसमें वृद्धि संभव नहीं है, डाउन होने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको, ये तीनों स्टेज के बारे में हमने व्याख्या की हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। वैसे हमने ऑरली आपको बता दिया। अब आइए लॉन्ग रन में क्या होता है। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। आप नया अपने, अगर आपकी वस्तु की मांग बढ़ रही है, आप नया प्लांट बना सकते हैं, नया यूनिट अपना खोल सकते हैं, नई मशीन खरीद सकते हैं, नई जमीन खरीद सकते हैं। लॉन्ग रन इज सफिशिएंट टाइम, आपको पूरा समय मिल चुका, आप चाहे जो खरीद सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, आपको रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। रिटर्न्स टू स्केल मतलब पूरा का पूरा पैमाना ही आप बदलते हैं, इसलिए पैमाने का के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। हाँ, अब जब आपका उद्देश्य आपकी जो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे कुछ एडवांटेज होंगे जिसे हम इकोनॉमीज या आर्थिक बचत कहते हैं। और जब आपकी इंडस्ट्री बढ़ती है तो डिसइकोनॉमीज होती है जिसे हम आर्थिक बचत भी कहते हैं। जैसे इंडस्ट्री का स्केल बढ़ेगा तो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा, लेबर यूनियन परेशान कर सकती हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम हो जाएगा, वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाएगा और तरह तरह के वहाँ स्लम एरिया के से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं बिजनेस की। जबकि आर्थिक बचत क्या होती है, जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिपार्टमेंटेशन होता है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है और संसाधनों का भरपूर उपयोग होता है, जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। तो इकोनॉमीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसइकोनॉमीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनॉमीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। विद इन द फर्म अगर मिलता है तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, आउटसाइड द फर्म मिलता है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया डिवीजन ऑफ वर्क का, वो विद इन द इंडस्ट्री मिल रहा है, उसको विद इन द फर्म मिल रहा है। आउटसाइड द इंडस्ट्री फायदा मिलता है, जब कोई बड़ी इंडस्ट्री किसी एरिया में लगती है तो वहां आप देखेंगे दुकानें खुल जाती हैं, लाइट आ जाती है और तरह तरह के लोग वहां पे अपना बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कच्चा माल उसको वहीं आके मिलने लगता है, श्रमिक वहां आसानी से मिलने लगते हैं। ये सब होता है आउटसाइड द इंडस्ट्री, जो उसको इकोनॉमीज या फायदे मिलते हैं। इसी तरह डिसइकोनॉमीज को भी हम इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में बांट सकते हैं। इंटरनल डिसइकोनॉमीज जो फर्म के अंदर उसको नुकसान हो रहा है,
अब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, मालिक और नौकर में बहुत अंतर आ गया है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होगा। ज्यादातर लोग जब जरूरत से ज्यादा लोग रोजगार करते हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो उनको पैसा उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। इसे हम इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स कहते हैं। डिसइकोनॉमिक्स प्यारे बच्चों बाहर से भी मिलती है, प्रदूषण हो जाता है, स्लम एरिया डेवलप हो जाता है, गैम्बलिंग हाउसेस बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहलाती हैं। अब जैसे ही दीर्घकाल की हम बात करेंगे तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। पैमाने के बढ़ने से सबसे पहले हमें इकोनॉमीज ज्यादा मिलती है, डिसइकोनॉमीज कम मिलती हैं, इसलिए हमारा रिटर्न्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस टू स्केल मिलता है। दूसरी स्टेज में दोनों बराबर हो जाती हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, इसलिए इस स्टेज को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स कहते हैं। तीसरी स्टेज में इकोनॉमीज जो है कम हो जाती है, डिसइकोनॉमीज ज्यादा हो जाती है, इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ विद्वानों का मत है कि जो अल्पकालीन ए आर और एम आर या एसी और एमसी कब एसी और एमसी कब यू आकार के होते हैं, लेकिन दीर्घकालीन एसी और एमसी कब सामान्यतः यू आकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि वो एल आकार के भी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विवेकशीलता नहीं है कि फर्म दूसरी स्थिति के बाद तीसरी स्थिति में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्केल में जाए, वो इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएगी। प्यारे बच्चों, ये है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर रिटर्न्स टू स्केल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जिससे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक टेबल है आपके सामने, इसमें आउटपुट दे रखा है, इसमें टोटल कॉस्ट दे रखा है, इसमें आपको टोटल वेरिएबल और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। प्यारे बच्चे, आपको निकालना है। देखिए 0, 1, 2, 12, 18 और अब 0 है, टोटल कॉस्ट 12 है, यानी कि कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट इज TFC। तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया 12, 12, 12, 12 रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं। अब 12 में से 12 गया, वेरिएबल कॉस्ट 0 हो गया, 18 में से 12 गया, वेरिएबल कॉस्ट 6 हो गया, 21 में से 12 गया, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, इस तरीके से। अब सीमांत लागत क्या है, देखिए 0 पे तो डैश हो जाएगा, डोंट नो। अब देखिए एक यूनिट होते ही क्या हुआ, पहली यूनिट से 18 माइनस 12 18 हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, 21 माइनस 18, जब दूसरी इकाई का उपयोग किया गया तो उत्पादन 21 इकाई हो गया। इस स्थिति में आप देखते हैं कि 21 माइनस 18 यानी 3 इकाई हो जाएगा इसका कॉस्ट का। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये भी आपके क्वेश्चन दिए हुए, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और इनको सॉल्व करके कंप्लीट करके इन टेबल्स को, इनका सॉल्यूशन भी है, लेकिन ईमानदारी से आप लोग खुद इसे कंप्लीट करें और उसके बाद फिर मुझे कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, या आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कि आपने किया है सर, चेक करके दे दीजिए, तो हम आपका ये डॉक्यूमेंट भी चेक करके दे देंगे। देखिए इसमें क्या क्या निकालना है ये आपके, और जहां तक इस किताब की इसका संबंध, ये किताब मेरी खुद की लिखी हुई है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आपके सामने आएगा। इस किताब का नाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स है, मैसर सुल्तान चंद एंड सन्स ने इसे पब्लिश किया है और इसका ऑथर मैं खुद यानी DN तिवारी स्वयं हूँ। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, आपको ये भी फायदा देगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक और चैप्टर इसी से संबंधित कॉस्ट एंड रेवेन्यू के ऊपर है, जो कि हम बहुत जल्दी अगली क्लिप में लेकर आएंगे। उसको जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर एक चैप्टर भी आप मिस करेंगे तो इससे आपका नुकसान ही होगा, समझने में परेशानी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।